चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14, 16 और 17 फरवरी को पंजाब में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जिनमें मालवा, दोआबा और मांझा के तीनों इलाके कवर होंगे। वह 14 फरवरी को जालंधर में दूसरी, 16 फरवरी को पठानकोट में और 17 फरवरी को अबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं किसानों ने उनकी यात्रा का बहिष्कार करने की योजना बनाई। कांग्रेस सांसद रविंद्र सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को कहा था कि पीएम को हेलीकॉप्टर या विमान से पंजाब का दौरा करना चाहिए, क्योंकि अगर वह राज्य में सड़क मार्ग से यात्रा करने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य के लोग यह नहीं भूले हैं कि उन्होंने 1 साल से अधिक समय सड़कों पर बिताया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच तकरार खुलेआम देखने को मिल रही। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया था। ये जानकारी उन्होंने ट्विटर पर शेयर की। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान के धारा 174 के तहत 12 फरवरी 2022 से राज्य विधानसभा सत्र अनिश्चित कालीन के स्थगित कर दिया गया। अब राज्य का विधानसभा सत्र बिना राज्यपाल के अभिभाषण के नहीं बुलाया जा सकता। वहीं अगले सप्ताह से बजट सत्र शुरू होना है। उत्तर प्रदेश के 55 सीटों समेत उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी, जबकि दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। देश के 5 राज्यों में चुनाव है। सभी पार्टियों ने जीत के लिए कमर कस ली, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, शिवसेना हो या आप, सपा हो या बसपा। सभी पार्टियों के नेता ने पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके। यूपी में पहले चरण का मतदान हो चुका। बता दें कि आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए यूपी, गोवा और उत्तराखंड के कैंपेनिंग के लिए आखिरी दिन है। पीएम मोदी की यूपी के कन्नौज में रैली है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर रैली को संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी उत्तराखंड के खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर कल शाम 5 बजे थम गया था। उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजे इन दोनों राज्यों में भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। बता दें कि यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां सीएम फेस के ऐलान के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे, तो वहीं उसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह कहां है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने फैसला किया था और हम सभी इसका स्वागत किए हैं। उन्होंने कहा कि अलकमान के फैसले से किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी बीच एक तरफ जहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस बनाए जाने के बाद से ही सिद्धू के तेवर में बदलाव दिख रहे हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी नवजोत कौर के भी सुर बदलते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक हिजाब पूरे भारत में फैल रहा। कई जगहों पर लोग विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता रुबीना खानम ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कहा कि हिजाब को छूने की कोशिश करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्राओं ने शुक्रवार को कर्नाटक के कुछ शैक्षणिक संस्थानों पर हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। रुबीना खानम ने एक विवाद को जन्म देते हुए कहा कि यदि आप भारत की बेटियां और बहनों की गरिमा के साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें झांसी की रानी रजिया सुल्ताना की तरह बनने में देर नहीं लगेगी और उनके हिजाब को हाथ लगाने वालों के हाथ काट लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता ने यह भी कहा कि भारत विविधता का देश है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के माथे पर तिलक है या पगड़ी या हिजाब।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को नागपुर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के चैटर्ज अकाउंटेंट से संबंधित 12 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई देशमुख के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई है। सीबीआई की टीमें मुंबई और दिल्ली से शुक्रवार रात नागपुर पहुंची थी और उन्हें शनिवार को छापेमारी शुरू कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि जिन 12 स्थान पर छापेमारी की गई वह या तो देशमुख के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आवासीय है या कार्यालय परिसर है। अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते पिछले साल अप्रैल में उन्होंने राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें पिछले साल 1 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने का मामला अब राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। विधान परिषद के चेयरमैन उप सभापति ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर विधायिका में सुप्रीम कोर्ट की दखल को रोकने की मांग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद शुक्रवार शाम महाराष्ट्र विधान परिषद के चेयरमैन रामराजे नायक निंबालकर, उप सभापति नीलम गोऱ्हे और विधानसभा डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा कर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित 12 बीजेपी विधायकों का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकारिणी के सदस्य इंद्र कुमार के नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्र मंच, भारतीय ईसाई मंच, हिमालय परिवार, भारत तिब्बत सहयोग मंच और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने संयुक्त रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान इन सभी पांचों मंचों की 25 टीमों ने 5 राज्यों के 75 स्थानों पर मतदाताओं को जागरूक किया। संघ नेता ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन अवैसी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और हमीद अंसारी नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने पंजाब को लेकर कहा कि जहां देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित ना हो, जहां राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता हो, वहां की सरकार देश के लिए कलंक के बराबर है। उन्होंने धर्मांतरण और हिजाब विवाद पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले को लेकर देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले का विरोध हो रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा कि सीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद हमारी सरकार समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी, जो सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत के लिए समान कानून बनाएगी। इस कानून में किसी भी नागरिक से जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में शुक्रवार को एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 9 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान रुकैया खातून, शहजाद आफरीन और दानिश के रूप में हुई है, जो जेजे कॉलोनी के रहने वाले थे, जबकि फातिमा और शहनाज के रूप में पहचानी गई 2 महिलाओं को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों खतरे से बाहर है। दिल्ली दमकल सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने मीडिया को बताया कि घटना के बारे में शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे के करीब एक फोन से पता चला था, जिसके बाद दमकल के 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। मकान गिरने की सूचना मिलने के बाद बाहरी उत्तर जिला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इससे आगे की खबर को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।